Okay, let's start with chapter number 1. Chapter number 1, नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट है. जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाई शुड वन इन्वेस्ट, कि एक आदमी को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए. सेकेंड कॉन्सेप्ट है वेयर टू इन्वेस्ट, कहां पे इन्वेस्ट करे. थर्ड है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, कि जहां से एक फिक्स्ड इनकम के रूप में हमारे पास आए. जैसे आपने बैंक में 5,000 रुपए सेविंग अकाउंट्स में जमा कराई या एफडी करवाई, तो उससे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा. तो वो हो गई उस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. फोर्थ है इक्विटी. इक्विटी यानी वही शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट में मतलब इक्विटी, किसी कंपनी की इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर देने. फिफ्थ है रियल एस्टेट. रियल एस्टेट मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को खरीद लेना, ये सब. सिक्स्थ है कमोडिटी बुलियन. बुलियन मतलब गोल्ड में लगा दो रुपए, सिल्वर में लगा दो, ये सब हो गए. फिर है इन्वेस्टमेंट पे एक छोटा सा नोट दे रखा है. और फिर है कि जब भी इन्वेस्ट करें तो हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले. तो चलिए शुरू करते हैं. तो व्हाई शुड वन इन्वेस्ट, तो इसमें एग्जांपल दे रखा है, मैं डायरेक्ट यहां से बताता हूं कि मेरे पास 50,000 रुपए मेरी पर मंथ मेरी 50,000 सैलरी है और 30,000 रुपए मैं खर्च कर देता हूं और 20,000 रुपए मेरी सेविंग्स है. ऐसे चलता चलता गया. जब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो जो मैंने सेविंग्स की है, रिटायरमेंट के बाद तो मुझे कहीं से भी कुछ सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी. उसके बाद के लिए मुझे अरेंजमेंट पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो मुझे कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी. तो उसके बाद में अपना ये जो एक्सपेंडिचर है 30,000 पर मंथ जो मेरा हर बार होता है, वो मैं कहां से लाऊंगा उसके बाद. तो उसके लिए मुझे अभी से ही कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी. और जबकि मैं 20,000 रुपए जो मेरी सेविंग्स होती थी वो मैं कहीं पे इन्वेस्ट भी नहीं करता था. तो आज के 20,000 रुपए की कीमत आज से 60,000 के आज के 20,000 रुपए की कीमत आज से 60 साल बाद तो एकदम कम हो जाएगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से. तो फिर उस हिसाब से मुझे आज अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इन रुपए को कहीं पे संभाल के रख दिया, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया होगा, तो इन्फ्लेशन, जैसे भारत में इन्फ्लेशन 5% से हिसाब से हर साल बढ़ रहा है, तो इस 20,000 रुपए की कीमत एकदम कम हो जाएगी उस आज से 60 साल बाद. तो मुझे अभी से ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि ये 20,000 रुपए 60 साल के बाद 20,000 रुपए ही रहे, इससे कम नहीं हो जाए. और दूसरी ये बात हो गई कि रिटायरमेंट के बाद मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जो मेरा एक्सपेंडिचर होता है पर मंथ, वो मैं कहां से लाऊंगा. आज जो मैंने 60 साल से पहले कमाया उसकी सेविंग्स में से ही मैं लाऊंगा. इसलिए जरूरी पड़ती है इन्वेस्टमेंट करने की. यहां पे दो कारण दे रखे हैं. फाइट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन यानी महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, आज के 1 रुपए की कीमत आज से 2 साल बाद 1 रुपए नहीं रहेगी, उससे कम हो जाएगी. तो पहला रीजन हो गया कि वो रुपए, आज के 1 रुपए की कीमत वो कम ना हो जाए, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. दूसरा क्या है, क्रिएट वेल्थ. अगर हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो हमारा वेल्थ क्रिएट होता रहेगा बाय द एंड ऑफ पीरियड यानी रिटायरमेंट के बाद. तीसरा है टू मीट लाइफ्स फाइनेंशियल एक्सपेंस. तो इसमें क्या हो गया, तीसरा है टू मीट लाइफ्स फाइनेंशियल एस्पिरेशन. मतलब कि जैसे वही हो गई, रिटायरमेंट के बाद वो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए. दूसरा कॉन्सेप्ट है कहां पे इन्वेस्ट करें, मतलब हमने जो रुपए जमा किए हैं हम वो कहां पे इन्वेस्ट करें. तो उसके लिए चार पर्टिकुलर एसेट क्लास होती है, वहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. पहला हो गया फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हो गया इक्विटी रियल एस्टेट, तीसरा हो गया कमोडिटीज, चौथा हो गया बुलियन, मतलब वही गोल्ड उनमें करने.
ये रहा, गोल्ड में, सिल्वर में, इनमें इन्वेस्ट कर दो। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या है? जैसे बैंक में एफडी होती है, वो ये है कि जहां से एकदम फिक्स्ड इंटरेस्ट के रूप में हमें मिलता रहे, एक फिक्स्ड इनकम मिलती रही। जैसे कि मैंने आज 20,000 रुपए जमा किए तो हर साल मुझे 5% इंटरेस्ट मिलता रहे, और वो जो 20,000 रुपए है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा प्लस 5% से। तो एक ये भी ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है, लेकिन इस फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के फायदे भी है, इसमें एकदम रिस्क कम होती है, कोई डूबने के रुपए चांस भी नहीं है, कि जो रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं वही, जैसे गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इश्यू करती है, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है तो ये एकदम सेफ हो गए, कोई रिस्क भी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, इसमें जो रिटर्न होता है ना वो कम होता है, इसलिए लोग इनमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि रिटर्न एकदम कम देते हैं। ये रिटर्न उसी बराबर देते हैं जितना इन्फ्लेशन होता है भारत में। जैसे 5% रिटर्न दे दिया, तो फिर अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट के रूप में इनकम चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं और मुझे इनकम मिले, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूं, तो फिर इन्वेस्ट करके मुझे रुपए मिले, तो यह ऑप्शन उसके लिए शायद अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसी रेट से वो कमा रहा है, तो इसकी इनकम हुई नहीं कुछ। तो उसके लिए आता है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट मतलब कि कंपनीज होती है ना जो लिस्टेड होती है, उनके शेयर्स खरीद लो और वापस बेच दो। इससे जैसे आज मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा और उसकी कीमत 500 रुपए हो गई, तो ये बीच का 490 हो गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने कितने शेयर्स खरीदे वो मेरा मुनाफा हो गया। और पिछले करीबन 10-15 सालों से देखे तो इक्विटी मार्केट ने ऑलमोस्ट 15% रिटर्न दिया है, और जबकि एफडीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो 5% ही देते हैं। इसलिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है। रिस्क इस हिसाब से कि भाई इसके लिए हम रिस्क ही ले रहे हैं, कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कंपनी डूब गई तो हमारा तो पैसा डूब गया, इसलिए ये रिस्की होते हैं। और दूसरी ये बात, इनके लिए हमें एकदम वो स्किल्स चाहिए कि एनालिसिस होनी चाहिए हमारे पास कंपनी के शेयर्स की, और इसीलिए ये रिस्की भी होते हैं और एनालिसिस भी चाहिए। अब आता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट कैसे करें, तो उसके लिए भारत में एनएससी, बीएससी और भी है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, इस हिसाब से जहां पे ये कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं, जो लिस्टेड कंपनी है वहां पे इनके शेयर्स ट्रेड होते रहते हैं, यानी आप इन्हें खरीद सकते हो और बेच सकते हो, इस हिसाब से चलता रहता है। थर्ड ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब जो कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल लैंड है उन्हें बाई और सेल करना। तो इसमें हालांकि इसमें भी इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा हो सकता है। हालांकि पिछले 2-3 सालों से रियल एस्टेट बहुत रिसेशन में चल रहा है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करना एक गुड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स है, कि स्टैंप ड्यूटी, ये सब बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स है, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसमें भी इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं मानते। उसके बाद आता है कमोडिटी बुलियन। कमोडिटी बुलियन बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और पिछले हम देखें कि पिछले 10-15 सालों से तो जो सोने और चांदी की, गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस है वो भी काफी तेज हुई है, अप्रोक्सीमेटली 8% से इन्होंने रिटर्न दिया है, और ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें रिटर्न कम है एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, तो काफी लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न कम होता है। अब गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करें, तो इंडिया में काफी सारे एक्सचेंज ट्रेड फंड्स बना रखे हैं, हम उनमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट ज्वेलरी खरीद लो और उस हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है।
अब आगे है इन्वेस्टमेंट पे एक छोटा सा नोट दे रखा है। अब जैसे कि एक पर्टिकुलर आदमी है, अगर वो चाहे कि मैं केवल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अगर कोई चाहे कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं तो वहां से रिटर्न कम है। कोई चाहे कि मैं एकदम रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, मैं एफडीज में इन्वेस्ट करूं तो वहां पे रिटर्न कम है, तो इस हिसाब से करे क्या, तो फिर वो एक इसका पोर्टफोलियो बना सकता है, यानी सारे का मिक्सचर बना सकता है जिससे उसकी क्या हो, रिस्क कम हो जाए। उसके लिए वो क्या कर सकता है, ताकि उसकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, उसके लिए वो पोर्टफोलियो कर सकता है, उनका पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी स्किल चाहिए। तो इसी रीजन से इंडिया में म्यूचुअल फंड्स भी आए हैं, जिनमें वो बड़े बड़े मतलब स्किल वाले मैनेजर होते हैं जो हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक पोर्टफोलियो बना के। तो फिर अगर हमारे अंदर मतलब स्किल्स नहीं है तो हम उन्हें रुपए दे सकते हैं, वो हमारे थ्रू शेयर मार्केट में एक पोर्टफोलियो के रूप में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे चूंकि वो एकदम स्किल्ड होते हैं तो फिर रिस्क एकदम रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी एक गुड ऑप्शन हो सकता है। अब आता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली ये बात, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। दूसरी ये बात, अगर फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करें तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एकदम लेस रिस्की है लेकिन रिटर्न कम है। अगर किसी आदमी को केवल यही चाहिए कि मेरा रुपए कम नहीं हो जाए, आज मैंने जो इन्वेस्ट किया आज से 60 साल बाद केवल कम नहीं हो जाए, यानी उसको ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है टू फाइट इन्फ्लेशन, तो फिर वो क्या कर सकता है, फिक्स्ड इनकम एक उसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और लॉन्ग पीरियड के लिए इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट करीबन 14 to 15% कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है पिछले काफी सालों से। और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो चाहिए, यानी बहुत ज्यादा कैश चाहिए, तभी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना सेफ हो सकता है, लेकिन इसका जो रिटर्न होता है ना वो कम होता है, इसलिए ठीक है, यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो फिर इस चैप्टर्स में हमने क्या क्या सीखा, एक बार वो रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। पहला हमने ये देखा कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्ट टू सिक्योर योर फ्यूचर। दूसरा कि द कॉर्पस डेट you intend to build at the end of definite period, यानी retirement period, is sensitive to the rate of return of investment generates. A small variation to rate can have a big impact on corpus. मतलब जो हमने आज अमाउंट इकट्ठा किया है वो हमें इस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें जितना रिटर्न चाहिए आज से जब हम रिटायर होंगे, जितना हमें रिटर्न चाहिए उतना हमें रिटर्न मिल सके। अगर 1% भी कम हो गया ना तो भी हमारा रिटायरमेंट के टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा एक इम्पैक्टफुल हो सकता है इसमें। दूसरा और तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्क एंड रिटर्न क्षमता के अकॉर्डिंग। फोर्थ हमने ये देखा कि इक्विटी होता है वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाता है, और ये इन्फ्लेशन को लॉन्ग रन में बीट कर देगा। मतलब 5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इक्विटी मार्केट 15% से हमें रिटर्न दे रहा है, मतलब एज पर हिस्टोरिकल डाटा। तो फिर इसमें इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।